नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम करेंगे भाई बेसिस के बारे में। इससे पहले हमने देखो भाई क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और उसमें एसिड की सारी प्रॉपर्टीज, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, उनके यूजेस हो, वो सब हमने समझ लिए। अब हमें समझेंगे इस वीडियो में बेसिस के बारे में। तो सबसे पहले दिमाग में आता है सर बेसिस क्या है। तो अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, अच्छा डेफिनेशन है यहाँ पर ये, ठीक है। तो डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी भाई, अरेनियस साहब की। तो अरेनियस साहब ने बताया कि भाई आप कोई सब्सटेंस लो, पानी में डालो, और पानी में डालने के बाद वो घुल जाए, और घुलने के बाद अगर वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर दे तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे बेसिस। ठीक है। ऐसा ही कुछ एसिड के बारे में बताया था। एसिड के बारे में क्या बताया था भाई, याद करो कि अगर कोई सब्सटेंस पानी में डालने के बाद अगर वो H+ एक्वस आयंस रिलीज कर दे तो उन्हें बोलते थे हम एसिड्स। ठीक है। इसी तरह से बेसिस के बारे में बताया। तो पानी में डाल दिया कोई, मान लो बेस, और बेस डालने के बाद अगर वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करे, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा बेस। अब बात आएगी सर अगर कोई ज्यादा करता है और कोई कम करता है, कोई नहीं करता, तो इसके लिए कैसे करेंगे। तो भाई देखो, अगर कोई ज्यादा करता है, मैक्सिमम आयनाइज हो जाए, है ना, मैक्सिमम आयनाइज हो जाएगा, तो उसी को हम बोल देंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और कुछ पार्सली आयनाइज हो जाएंगे, आयनाइज का मतलब है OH नेगेटिव आयंस कुछ मॉलिक्यूल्स देंगे, सारे के सारे नहीं, सारे के सारे ब्रेक डाउन नहीं देंगे अपने आयंस में, तो ऐसे ही बेस को हम बोल देते हैं वीक बेस। आगे पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक है। ठीक। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो भाई टेस्ट में देखें तो पहले हम जब शुरुआत में देखते थे तो हम क्या करते थे, बेस का बताते थे कि बेस कड़वे होते हैं, जनरली कड़वे होते हैं। तो अब सारे बेस को हम चेक करके तो नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर चेक करके बताएंगे तो स्ट्रॉन्ग अगर बेस गलती से हुआ तो वो तो कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, जैसे कि एसिड होते हैं। तो इस तरह से अगर आप चखोगे तो आपके जवानी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमने समझे थे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर से देखो, इंडिकेटर वाले वीडियो में जाकर देखो, सारे इंडिकेटर्स क्या जो आपके 10th क्लास में आने वाले हैं वो सारे के सारे याद करा दिए टेक्निक के साथ, ट्रिक के साथ। जिन्होंने नहीं देखी जाके जरूर वीडियो देखना, ठीक है। तो अगर हम बात करें टेस्ट में, तो टेस्ट में कुछ होते हैं कड़वे, जैसे बेकिंग सोडा है। आप नहाते समय अगर गलती से आपके साबुन मुंह पे लगता होगा, जबान में लग जाता होगा, तो क्या होता होगा, महसूस होता होगा कड़वा। तो सारे बेसिस लगभग कड़वे होते हैं। अगर टच करें तो स्लिपरी हो, जैसे कि साबुन आपने देखा होगा तो स्लिपरी होता है, टचिंग, है ना, फील कैसा करता है, स्लिपरी और सोपी जैसा। कॉलगेट देखो, कॉलगेट बेस होती है, स्लिपरी और सोपी जैसी फील कराती है। पीएच लेवल, अब ये पीएच लेवल अभी हम पढ़ेंगे पीएच लेवल। तो ऐसे मान के चलो एक स्केल होता है भाई, उसमें 1 से लेकर 14 तक गिनतियां होती हैं और बीच में होता है 7। ठीक है। ये 7 होता है न्यूट्रल, यहाँ पर ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। अगर इसमें इधर की तरफ अगर बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हो जाएगा बेसिक, ये बेसिक नेचर के होंगे। और अगर इधर से 7 से अगर इधर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एसिडिक नेचर का। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं 7 से जितना आगे जाऊंगा वो हो जाएगा बेस बढ़ेगा। जैसे 7 से 8 बेसिक नेचर का है, 8 से 9 बेसिक ज्यादा बेसिक नेचर का है, 9 से 10 उससे ज्यादा बेसिक नेचर का है, और अगर 14 पहुंच गया तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो 10, 11, 12 जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा बेसिक होगा, और जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा वो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि पीएच लेवल में अगर हम देखें तो वो क्या होता है, 7 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्या होगा, 7 से बड़ा, 7 से लेकर 14 तक के बीच की रेंज में होना चाहिए। ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो होती है नहीं होती। तो अगर देखो इलेक्ट्रिसिटी का अगर फंडामेंटल समझो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। अब वो कैसे बनेगा, अगर उस सोल्यूशन में फ्री आयंस होंगे, अगर फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो होगी। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम डाल रहे हैं भाई पानी में, तो वो सारे के सारे OH नेगेटिव में टूट रहे हैं। तो आयंस तो मिल गए ना उसे। अब आयंस मिल गए तो मिलने के बाद क्या होगा, तो फ्री आयंस है, और फ्री आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो अच्छे से कंडक्टिविटी होगी, और अगर वीक बेस है तो लाइट कंडक्ट होगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी कि स्ट्रॉन्ग बेस में होगी। ठीक है। अगर हम बात करें कोरोसिव नेचर के, तो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं।
स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है जो पानी में डालने के बाद 100% आयनाइज हो जाए, सारे के सारे मॉलिक्यूल अगर OH नेगेटिव रिलीज कर दे तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। अगर ऐसे बेसिस को आप देखोगे तो वो कोरोसिव नेचर के होंगे, जैसे एसिड कोरोसिव नेचर के थे इसी तरह से ये भी कोरोसिव नेचर के होंगे। ठीक, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अब देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि पानी में घुलना, तो हम कहेंगे सारे के सारे बेस तो पानी में नहीं घुलेंगे, सारे के सारे बेस तो पानी में नहीं घुलेंगे, लेकिन कुछ बेस घुल जाएंगे और कुछ बेस तो इतने ज्यादा घुल जाएंगे कि जो स्ट्रॉन्ग बेस बना लेते हैं। तो जो पानी में घुल जाएंगे उनका कुछ नाम भी दे देंगे ना भाई। देखो बहुत सारे बेसिस हैं लेकिन पानी में घुलने वाले कुछ हैं। अगर पानी में घुलने वाले कुछ हैं तो हम क्या करेंगे, उन पानी में घुलने वाले बेस को निकालेंगे और उनका नाम दे देंगे। उनका नाम क्या बोलेंगे हम? एल्कलाई, उन्हें बोलेंगे एल्कलाई, एल्कलाइज। ठीक है, तो हम या तो ये बोल देंगे जो पानी में घुलने वाले बेस है उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलाइज बोल देंगे, अलग से नाम आएगा। ठीक है, तो आज के बाद अगर एल्कलाइज आएगा तो समझ लेना कि ऐसे बेस हैं जो पानी में घुल जाएंगे, पानी में आयनाइज हो जाएंगे, अपने आप को डिसोसिएट कर देंगे अपने आयंस के अंदर। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी। एल्कलाइज आर बेसिस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं जो पानी में 100% आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखें तो ये बेसिस के बारे में कुछ और डेफिनेशन दे रखी है भाई, जैसे कि ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये हमने देखो, हम लिखने का तरीका बस, अरविंद साहब ने बोला कि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और कंसंट्रेशन इंक्रीज कब होगी, जब कोई चीज ज्यादा आ जाए। तो ज्यादा आने का मतलब है OH नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और यहां पर है OH नेगेटिव रिलीज कर देंगे, तो बात तो एक ही है। ऑल बेसिस अल्कलाइज भी लिखा हुआ है। अल्कलाइज का मतलब है कि जो पानी में घुलने वाले बेसिस होंगे रिलीज OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, दोज OH नेगेटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक अल्कलाइन बिहेवियर। तो इसका मतलब और डेफिनेशन आ गई, वो क्या कहती है कि भाई सारे एसिड्स कौन, वो सारे बेसिस कौन से वाले जो एल्कलाई है। एल्कलाई का मतलब है पानी में घुलने वाले। अगर एल्कलाइज को पानी में डालेंगे तो वो अगर OH नेगेटिव आयंस दे देंगे तो वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। ऐसा समझ लिया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो पानी में डालने का रिजॉल्व हुए। ठीक है, जैसे NaOH। अब इन एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, लिखी हुई करके देखते हैं। अब उसी हिसाब से मैंने बता दिया कि जो डिसॉल्व होंगे पानी में तो उनमें भी उनके डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी है, जो उनकी क्या बोल सकते हैं, कितना ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, उसी पर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। ठीक है, वो यहां पर दे रखा है। जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि हम मान लें, जैसे मैंने कहा है NaOH, अगर इसे पानी में डाल देंगे, ठीक है, या तो पानी में डाल दो या फिर देखो ये अगर सॉलिड है तो पानी में डाल दो, और अगर इसका मैं एक्वस सोल्यूशन बना दूं जैसे कि NaOH एक्वस सोल्यूशन, तो इन्हें अगर पानी में डालें, यहां पर कह सकते हैं, यहां से डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको मतलब अच्छा लगे। अगर पानी में डाल दिया तो अब क्या होगा, ये Na पॉजिटिव आयंस एक्वस आयंस बोल सकते हैं, और इसका OH नेगेटिव एक्वस आयंस रिलीज करेगा। ठीक, सेम हम इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर बात हमें करनी है क्या, एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी तो ये ब्रेकडाउन होगा भाई अपने आयंस के अंदर। ठीक, अगर मैं लेता हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अगर मैं कहता हूं एक्वस सॉल्यूशन है इसका, और उसमें क्या हो जाएगा भाई, H प्लस एक्वस आयंस और साथ में OH नेगेटिव एक्वस। अगर मैं लेता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्वस है तो वो किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, कैल्शियम 2 प्लस एक्वस में, और हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, हाइड्रोक्साइड है माइनस, तो इसका लगा देंगे आगे 2, और ये भी हो जाएगा एक्वस। ठीक है, आयंस में। तो इस तरह से हमने कहा है कि जो भी एल्कलाइज है, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, तो घुलेंगे तो वो OH नेगेटिव देंगे। अब सबसे ज्यादा दे देंगे, 100% दे देंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। जैसे ये सारे के सारे क्या होंगे, 100% डिसॉल्व हो जाएंगे, अपने आप को आयंस में ब्रेक डाउन कर लेंगे, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं 100%। तो देख लेते हैं, बेसिस दैट कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे बेस जो पानी में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। आयनाइजेशन 100% डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएशन इन OH आयंस में। पीएच टिपिकली जो बिटवीन क्या बोल रहा है 12 से 14, हमने बात की ना, पीएच जो स्केल है
वो 7 से ऊपर जितना बढ़ेगा वो हमारे पास क्या बेसिस होंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो वो क्या होंगे, टिपिकली 12 से लेकर 14 के बीच में होंगे, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो वो जितना ज्यादा दूर जाएंगे 7 से उतना स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में हाई कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि ज्यादा उन्हें फ्री आयंस मिलेंगे, चार्ज पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ लिया। इसी तरह से अगर हम बात करें कि वीक बेस क्या होंगे, अगर वीक बेस होंगे तो कौन से होंगे, पानी में डाले, पानी में डालने के बाद सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब पार्शली पार्ट हो रहा है, अगर पार्शली हो रहा है तो उसका मतलब वो एसिड तो है, एसिड के साथ एल्कलाइड भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं गिने जाएंगे, वो वीक बेस में गिने जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, बेसिस दैट पार्शली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पार्शली आयनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें हम बोलेंगे वीक बेस। तो क्या लिख रहा है, आयनाइजेशन लेस देन 100%, जो 100% से कम आयनाइज होंगे उन्हें हम बोल सकते हैं। पीएच टिपिकली क्या होगा, 8 से 11, 8 से 11 मतलब 7 से 7 होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा होगा, और 10 के आसपास हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास हो जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो लो, अब लो क्या होगा, क्योंकि हमने पानी में डाला और लेकिन क्योंकि उसमें कम आयनाइज हुए हैं, कम फ्री आयंस है, तो कम फ्री आयंस है तो कम कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इस अमोनिया को, ये अमोनिया लिया, इसे डाला पहले पानी में, तो पानी में डाला तो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये हमारे पास अमोनिया। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं, ठीक है, ये पानी में डल गया, अब ये आगे जाके अगर देखते हैं, क्योंकि पानी में डल गया, अब अगर ये देखते हैं इसका एक्वस सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास NH4 पॉजिटिव आयंस, एक्वस आयंस, और साथ में हो जाएगा हमारे पास क्या, OH नेगेटिव एक्वस आयंस। ठीक, अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है। अब देखो समझ लेना, मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स वो सारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन अमोनियम ये जो है वो अमोनियम मेटल नहीं है, एक्सेप्शन मान सकते हैं, मेटल नहीं है फिर भी उसका ऑक्साइड्स बेसिक नेचर का है। ठीक, हम देख सकते हैं कॉपर टू हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होगा, ये भी वीक बेस में आएगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये भी वीक बेसिस है। तो क्या है, मेटल के हाइड्रोक्साइड या मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, तो यहां पर हाइड्रोक्साइड है बेसिक नेचर के। अमोनिया क्या है, ये हमारे पास मेटल नहीं होता, तो इसलिए क्या है इसका, पर लेकिन इसका हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। तो इनके रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी हमने कर लिए, देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती है समझते हैं। हमने देखा भाई, यहां पर देखना है हमें कि भाई जब बेस का रिएक्शन मेटल के साथ होगा, पहली बात तो क्या बेस का रिएक्शन सारे मेटल के साथ होगा, तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, सारे मेटल के साथ नहीं होगा भाई। तो फिर किसके साथ होगा भाई, कुछ हमारे पास एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल कौन से, जो हम कह सकते हैं एम्फोटेरिक मेटल बोल सकते हैं। एम्फोटेरिक मेटल का मतलब क्या हुआ, एम्फोटेरिक मेटल का मतलब हुआ जो जिनकी प्रॉपर्टीज एसिड की तरह भी होती है और बेसिक की तरह भी होती है, जो दोगुने होते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो ऐसे मेटल्स के साथ हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तब रिएक्शन हो सकता है। जैसे कौन कौन से भाई हमारे पास, जो हमारे पास है ना भाई एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन है, जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है और लेड है, ये हमारे पास क्या है, ये एम्फोटेरिक मेटल्स है, और रिएक्ट करेंगे किसके साथ, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा भाई NaOH। ठीक है, अगर ये एक्वस सोल्यूशन है इसका और रिएक्ट करा देता हूं जिंक मेटल के साथ, सॉलिड है, ठीक, तो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। अब रिएक्शन क्या होगा समझ लेना, मेरे पास होगा NaZnO2 और ये होगा एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, ध्यान से समझना। अब ये जो प्रोडक्ट निकलेंगे, क्योंकि देखो जब भी हम क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास बेस था, क्या था, बेस था, और ये मेरे पास क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है। तो बेस और मेटल का रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा सॉल्ट, क्या निकलेगा भाई, सॉल्ट। ठीक, एक निकलेगा सॉल्ट और एक निकलेगा हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट हो गया। इसकी कौन सा सॉल्ट है? इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। जिंकेट, ठीक है भाई, सोडियम जिंकेट याद करना, सोडियम जिंकेट है। तो हमारे पास अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें अगर जिंक डाल दिया जाए तो जिंक डालने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? सोडियम जिंकेट नाम का एक सॉल्ट रिलीज होगा। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं भाई, अब यहां पर हमारा बेस के साथ रिएक्शन कराना, किसका? एसिड के साथ। अब एसिड और बेस जब भी रिएक्शन होगा तो आपस में क्या होगा? एसिड और बेस जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होगा न्यूट्रलाइजेशन, और प्रोडक्ट कौन से निकलेंगे? हमारे पास निकलेंगे सॉल्ट और दूसरा निकलेगा वाटर। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने लिया भाई NaOH, ये है हमारे पास एक्वस, ठीक है, साथ में हमने ले लिया भाई HCl, ये भी क्या है? एक्वस, और हमने इनका रिएक्शन करा तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा? फिर मैं देखता हूं, देखो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी रिएक्शन करोगे रटने की जरूरत नहीं है भाई, समझने की कोशिश करना। मैं कहूंगा कि भाई ये क्या है मेरे पास, ध्यान देना, ये मेरे पास सोडियम क्या है? कटाइन है। ये मेरे पास क्या है? अनाइन है, हाइड्रोक्साइड। मेरे पास क्या है? कटाइन, और मेरे पास है अनाइन। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरा ये वाला कटाइन इस वाले अनाइन के साथ कंबाइंड हो जाएगा और ये वाला कटाइन इस वाले क्या? अनाइन के साथ हो जाएगा। ऐसा कर सकता हूं। तो मैं सोडियम लूंगा यहां से, क्लोरीन लूंगा यहां से, तो मैं लिख दूंगा सोडियम और सिर्फ क्लोरीन, ऐसा लिख सकता हूं क्या? दूसरी बात, पहले इतना लिखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे इन पे चार्ज क्या है। तो जैसे सोडियम पे +1 का चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है। जब भी आपको लगे बराबर चार्ज है, माइनस प्लस के हो रहे हैं, तो आप कुछ लिखोगे नहीं, कैंसिल कर दोगे। तो और उसके साथ लगाना पड़ेगा एक्वस। ठीक है भाई, साथ में हमारे पास क्या निकलेगा? देखो ये दोनों चीज क्या है, इधर से OH और इधर से H। तो ये OH नेगेटिव और प्लस ये क्या मिलाएंगे? बन के बना देंगे हमारे पास वाटर। क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे, और ये होगा हमारे पास लिक्विड स्टेट। ठीक है, क्या ये बात समझ भाई? आप इसे लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हैं, इनके नाम कैसे लिखेंगे भाई समझ लो। ये मेरे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये मेरे पास क्या होगा? HCl, तो हम इसे बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, और ये मेरे पास क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और यहां पर मेरे पास वाटर है। तो कुल मिलाकर देखोगे तो ये मेरे पास क्या था? बेस था। ये मेरे पास क्या था? मेरे पास एसिड था, और इन दोनों की रिएक्शन हुई तो मेरे पास क्या बना? एक तो बना सॉल्ट और दूसरा बना मेरे पास वाटर। हाँ कि ना? तो ये मेरे पास क्या हो गई टोटल मिलाकर? इसे हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बात समझ में आई है? चल मिटा दू। अच्छा, एक और रिएक्शन देख लेते हैं भाई। मैंने कहा इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और एक्वस फॉर्म में है, और इसे हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि वो भी एक्वस में है। रिएक्शन कराई तो फिर देखता हूं मैं यहाँ पर क्या है मेरे पास? प्लस कटाइन माइनस अनाइन, प्लस कटाइन माइनस अनाइन, इसको इस अनाइन के साथ और इस कटाइन इन दोनों के साथ, कटाइन का अनाइन, इसका कटाइन, इसका अनाइन। जब करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर सल्फेट है, तो सोडियम और सल्फेट ले लो, पहले लिख लो सिंपल सा, कोई दिक्कत? मैंने दोनों क्या लिया? यहाँ से सोडियम और सल्फेट ले लिया। अब देखेंगे भाई सोडियम पे क्या चार्ज है? +1 का, सल्फेट पे क्या चार्ज है? -2 का। अलग अलग है भाई इस बार, +1 और -2। अब अलग अलग है, पर न्यूट्रलाइज करना, इसे न्यूट्रल करना है। तो एक बात बताऊं कैसे न्यूट्रल होगा? ये -2 है, ये इस पर +1 है, तो क्या कर सकते हैं? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो +2 हो जाएगा, फिर तो कट जाएगा ना। इसीलिए हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। समझ में आई बात? इसलिए लिखते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल सा कि भाई आपको जैसे लगे, अलग अलग है, सोडियम पे प्लस का चार्ज है, उस पर माइनस का चार्ज है, और 2 है, इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो आप ऐसे उठा लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और उसे 1 से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्वस में है तो एक्वस लिख देंगे, और साथ में क्या होगा हमारे पास? निकलेगा वाटर। ये होगा हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। ठीक, नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है हमारे पास? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और ये मेरे पास क्या है? वाटर। फिर से मैं देखूंगा तो मेरे पास बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा,
सॉल्ट और वाटर बनाएगा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक, ऐसी एक रिएक्शन और देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में लिया और साथ में क्या HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी क्या एक्वस फॉर्म में। अगर आपको याद है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसे हम बोल सकते हैं एंटा एसिड के रूप में। एंटा एसिड के रूप में ये क्या होता है भाई? एंटा एसिड, जब आपको एसिडिटी होती है, एसिडिटी होने के बाद आज, अच्छा एसिडिटी होती क्यों है? क्योंकि आप जब ज्यादा खा लेते हो या तला हुआ खा लेते हो या फिर नहीं खाते बहुत देर तक, तब क्या होता है? पेट में गैस रिलीज होती है, जो कि नेचुरल गैस है। क्या क्या होती है? HCl। ठीक है, HCl गैस होती है, क्या है? एसिड है। अब एसिड बन रहा है आपके अंदर, ज्यादा जलन वलन हो रही है, तो अब क्या करोगे? उस एसिड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज के लिए क्या है? एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस करता है। तो आपने बेस ले लिया, कौन सा ले लिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्यों? क्योंकि माइल्ड है ना, ये बेस जो है माइल्ड है। अब माइल्ड स्ट्रॉन्ग होता तो खा नहीं पाते, तो माइल्ड है तो इसलिए आप क्या कर सकते हो? इसे ले सकते हो, है ना। इसका एक्वस सोल्यूशन लोगे, एक्वस सोल्यूशन लोगे, इसे भी बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जब ये लोगे तो आपके जो स्टमक में HCl था, जो एसिड था, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा और बनाएगा क्या? सॉल्ट और वाटर। तो क्या बन जाएगा? यहां से लूंगा, देखो ये मेरे पास प्लस है और ये मेरे पास चेंज कलर, चेंज करके, ओहो, ये मेरे पास प्लस और ये मेरे पास नेगेटिव। प्लस मतलब कि ये कटाइन है, ये अनाइन है, ये मेरे पास कटाइन है और ये अनाइन है, तो इसका कटाइन उसके अनाइन के साथ, इसका कटाइन इसके अनाइन के साथ, और इसका अनाइन इसके कटाइन के साथ जाएगा। सिंपल सा। मैग्नीशियम लो, इधर से लो क्लोरीन, तो मैग्नीशियम और ये क्लोराइड। ठीक है, अब चार्ज देखते हैं इन पे। मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज, क्लोरीन पे 1 का चार्ज। अलग अलग चार्ज होते हैं तो ऐसे घुमा दो, ऐसे इसका चार्ज इसके साथ चला जाएगा, तो ये यहां हो जाएगा एक्वस। ठीक है, साथ में आ जाएगा क्या? वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में। इस तरह से ये बन गया हमारे पास सॉल्ट, और ये हमारे पास वाटर तो है ही है, तो हमारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे किसके? एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। अब देख लेते हैं भाई, यहां पर है क्या भाई? रिएक्शन बेस्ड विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब देखो आप समझना कि जैसे मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। ठीक, नॉन मेटल है। और ये मेरे पास क्या है? और ये मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर जब भी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या बना देगी? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बना देगी। ठीक, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, समझना नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो हम लास्ट वीडियो में भी किया था, है ना, जब पोल्यूशन कर रहा था, क्या हो रहा था पोल्यूशन? नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे CO2, मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर भी क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्साइड्स बना दिए। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या बना दिए? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। और ये सारे के सारे एक्चुअली में क्या है? बना दिया है एसिड। क्या है? एसिडिक नेचर। क्या है भाई? एसिडिक नेचर के हैं। अगर एसिडिक नेचर के हैं तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं ये एसिड हुआ। अगर ये एसिड हुआ और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड और बेस का रिएक्शन होने पर क्या बन जाता है? अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि भाई एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे देख लेते हैं, मान लो मैंने कहा है कि भाई CO2 जो कि गैस थी, रिएक्शन कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि क्या था? एक्वस था। ठीक है, इसके साथ मैंने थोड़ी देर मिटा लेता हूं, रिएक्शन करवाया। रिएक्शन कराने के बाद क्या बन गया? एक बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या होता है? ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आता है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होता है भाई, प्रेसिपिटेट। ठीक है, और साथ में बन गया हमारे पास वाटर। ठीक, कोई दिक्कत? तो इसे लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मेरे पास नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्योंकि देखो बेस के साथ, अगर बेस के साथ किसकी रिएक्शन कराई जाए कि ये मेरे पास निकल रहा है सॉल्ट और ये मेरे पास निकल रहा है वाटर, तो भाई बेस के साथ किसकी रिएक्शन कराई जाएगी? सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, तो आंसर होगा एसिड। तो कहने का मतलब हमारे पास जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? इस रिएक्शन को भी हम बोल सकते हैं ये हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, क्या बात समझ में आ गई? चलो और देख लेते हैं भाई, ऐसे और भी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी भाई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनकी भी रिएक्शन देख लेते हैं।
जैसे मान लो मैंने कहा भाई सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिया मैंने एक्वस सोल्यूशन में, इसके साथ मैंने CO2 का रिएक्शन करा दिया और CO2 का रिएक्शन होगा तो होगा क्या, मेरे पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारे पास होगा एक्वस फॉर्म में और साथ में निकलेगा वाटर, ठीक, जो कि लिक्विड फॉर्म में। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से मैं देखो लिखना चाहो लिख सकते हो आराम से। अब एक रिएक्शन करा देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक्वस फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, जो कि गैस है। रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड। क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा और साथ में वाटर होगा। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में। इसका नाम लिख देते हैं भाई, ये हमारे पास बनेगा क्या, सोडियम सल्फाइड। क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सल्फेट नहीं है, सल्फाइड है। सल्फेट और सल्फाइड में क्या फर्क होगा, यहाँ 3 है और वहां पर क्या होगा, 4 होगा। SO3 है, SO4 होता तो सल्फेट होता, वो भी देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता एक्वस फॉर्म में, और इसकी जगह मैं SO3 की जगह 2 की जगह SO3 लगा दूं, मतलब गैस एक्वस, ये गैस की फॉर्म में यार। ठीक, अब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सोडियम, अब क्या होगा देखो, ये हमारे पास 3 था, SO3 था, एक ओ ये रहा, तो मिलाकर क्या बना देगा, सल्फेट एक्वस फॉर्म में और साथ में वाटर। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये मेरे पास क्या बना देगा, ये सोडियम सल्फेट है। क्या है भाई, सोडियम सल्फेट। तो ध्यान देना, ये मेरे पास है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड में फर्क है। SO3 सल्फाइड, SO4 सल्फेट। ये मैंने शुरुआत की जो बेसिक्स बताई थी केमिस्ट्री की, उनमें सब में बता रखा है नाम किस तरह से बनेंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लिए जो हमारे पास ये क्या थे। अगर मैं सबको देखूं एक बार, तो मेरे पास देखो ये क्या था, ये मेरे पास बेस था। क्या था, बेस। ये मेरे पास क्या था, बेस था। ये मेरे पास क्या था, बेस था। ठीक है भाई, मेरे पास बेस। रिएक्शन किससे कराई, नॉन मेटल के ऑक्साइड से। कार्बन नॉन मेटल होता है, उसके ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। रिजल्ट क्या आया, एक आया मेरे पास सॉल्ट, एक मेरे पास आया वाटर। ठीक है, एक मेरे पास आया सॉल्ट, मेरे पास आया वाटर। सॉल्ट और वाटर जब रिएक्शन, हमारे पास जो रिएक्शन करने के बाद अगर प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर आते हैं, उनमें से अगर एक बेस है तो दूसरा एसिड ही होगा, अगर एक एसिड है तो दूसरा बेस ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास हो गए, जब हम बेसिस को रिएक्ट कराते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो इससे एक बात समझ में आ गई कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो भी होंगे वो क्या होंगे, बेसिस होंगे। क्या होंगे, बेसिस होंगे। ठीक है, ये कुछ समरी टेबल है, जैसे कि आप ये अगर समझना चाहो, समझ तो लिया ही आपने। जैसे हमने देखा कोई बेस और मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ कराया था, तो ये था जिंक, सोडियम जिंकेट, हाइड्रोजन गैस निकली, सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलेगा। अगर बेस और एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर निकलेगा। एग्जांपल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड से बनाए अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। रिएक्शन के तौर पे देख लेते हैं भाई, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CO2 से जब रिएक्ट कराया तो हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बना, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, और साथ में वाटर बना। ये अच्छा, अगर अब इतना समझ लिया हमने बेस के बारे में, तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं उनके यूजेस के बारे में, कि भाई हमने बेसिस के बारे में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो यूजेस भी देख लेते हैं। यूज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूज होता है भाई, सोप बनाने में आएगा, पेपर बनाने में आएगा, और एक सिंथेटिक फाइबर है, जो लास्ट वाली वीडियो में अगर आपको समझ में आया हो तो हमने बताया था कि भाई जो H2SO4 है ना, वो, और हमारे पास क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या बनाते हैं, हमारे पास बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर, जिसका नाम होता है रियान। क्या होता है, रियान। तो रियान फाइबर जो होता है, फैब्रिक होता है, वो किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। ठीक, दूसरा एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं इसका नाम। ठीक है, सिलेक्ट लाइम है, और ये मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। किसमें आता है, ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, आगे हम देखेंगे, जब सॉल्ट देखेंगे तो सॉल्ट देखेंगे तो उसमें ये सब समझेंगे किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, किस तरह से हमारे पास सोप बनेगा, अगले चैप्टर में देखेंगे सोप बनाना। तो ये बात। फिर देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने बताया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, और ये किस काम आता है, ये हमारे आता है जब हमारी गैस बन रही होती है, HCl पेट में एक्सेस रिलीज हो रहा होता है, तो उसको हम कैसे नलिफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए,
क्योंकि ये हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड है, और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड जब बना है तो उसे खत्म करने के लिए आपको बेसिक की जरूरत पड़ेगी, जैसे लेंगे तो हम रिलीफ पा लेते हैं। तो यूज एज एन एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट है भाई, ये वॉशिंग सोडा बनाने में और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में काम आता है। अभी हम देखेंगे, ये हमारे पास सोडियम जो कार्बोनेट है, इसके आगे लगाएंगे 10.10H2O। ठीक है, ये समझेंगे सॉल्ट वाले सेक्शन में। अभी बेस चल रहा है ना, इसके जब ये बेस सारा खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे सॉल्ट, और वहां पर देखेंगे साबुन बनाना, किस तरह से बेकिंग पाउडर बना सकते हैं, किस तरह सब चीज बनाना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, या हम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कहीं पर आ जाए कंफ्यूज मत होना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही होता है भाई। अब ये यूज कहां होता है, एक तो ये इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, जो कि फूड को कुकिंग करने में काम आता है। कुकिंग करने मतलब जल्दी बनाने में। जब आप कोई ऐसी चीज है बहुत जल्दी निकल रही है, आप उसमें अपने बेकिंग सोडा डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगी। अच्छा, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा में हम कुछ माइल्ड एसिड मिलाते हैं, तब जाके बेकिंग पाउडर बनता है, जो हमारे किचन में काम आता है। ठीक है, ये सब फर्क क्या होंगे ये हम समझेंगे जब सॉल्ट का सेक्शन करेंगे ना। जब अभी देखो, पहले हमने एसिड खत्म किया, अब बेस का नंबर है, इसके बाद हम करेंगे सॉल्ट। तो जब सॉल्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से हम बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, और इसे बनाने, इन दोनों में क्या फर्क है वो समझेंगे। अच्छा, एज एन एंटी एसिड, एंटी एसिड का मतलब वही एसिडिटी को खत्म करने के लिए। ठीक है, एंटी एसिड का मतलब है एसिडिटी को खत्म करने के लिए, जो आपके पेट में एसिड बन रहा है उसे खत्म करने के लिए। क्योंकि ये क्या है भाई, ये बेसिक नेचर का है। देखो भाई, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल का कार्बोनेट और मेटल का बाइकार्बोनेट, ये सारे बेसिक नेचर के हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड के असर को। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मेटल का बाइकार्बोनेट है, तब भी क्या है, बेसिक नेचर का है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर कई तरह के होते हैं, लेकिन यहां पर कौन सा है, यहां पर है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड मतलब कि इसमें सोडा और एसिड दोनों का यूज हो रहा हो, ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर यूज किस लिए होते हैं, आग बुझाने के लिए। किसके लिए, आग बुझाने के लिए। आग कैसे बुझेगी भाई, देखो समझ लो। आग बुझाने के लिए आपको क्या करना होगा, आग अगर कहीं जल रही है तो आग जलती कैसे, ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से जलती है। अगर आप गलती से उस ऑक्सीजन का सप्लाई काट दो उस आग के लिए, तब क्या होगा, तब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं और आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास एक सिलेंडर होता है, इसको काट के दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या होता है, ये जो है ना छोटी सी बोतल, इसके अंदर होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और इसके अंदर होता है एक सॉल्यूशन, जिसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। किसका होता है, ये सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है। अब ये सॉल्यूशन देखो भाई क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड है। अब याद करो, आपने जब हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाए थे मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ, तो आपको एक रिएक्शन क्या था, कोई एसिड अगर आपके मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, लिखता हूं मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, एक बनेगा मेरे पास सॉल्ट, एक बनेगा मेरे पास H2O और बनेगा साथ में CO2। ये गैस रिलीज होगी। अब हमारा पूरा मकसद क्या है कि CO2 गैस को रिलीज करवाएं, क्योंकि CO2 गैस क्या होती है, भारी होती है। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है उससे, अब ये भारी होगी तो उसे जगह पे जैसे डालेंगे तो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगी, अपनी ऑक्सीजन को वहां से हटा देगी और खुद उस पर एक चादर की तरह काम कर लेगी, एक ब्लैंकेट बना लेगी, और इस तरह से क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई करेक्शन कट जाएगा। गौर से देखेंगे तो एसिड हमारे पास है क्या है भाई, H2SO4। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक्वस फॉर्म में सोल्यूशन में है। और जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो भाई, ये कटायन है,
ये कटाइन, ये अनाइन, ये कटाइन, ये अनाइन, ठीक है। इस तरह से अगर मैं रिएक्शन करा देता हूं, मुझे पता है एक सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट बनने के बाद क्या बनेगा, वाटर बनेगा और मेरे पास CO2 गैस बनेगी। अब CO2 गैस में क्या होते हैं, बबल्स निकलते हैं, और जब बबल्स बहुत जल्दी से बनेंगे तो बहुत जल्दी से क्या होगा, इसमें अंदर प्रेशर बन जाएगा, और जब प्रेशर बन जाएगा ना तो प्रेशर से क्या होगा, एक साथ निकलेगा, कहां इसका पाइप, ये रहा, यहां से प्रेशर से CO2 गैस निकलेगी पानी के साथ, और वो क्या करेगी उस गैस के साथ, जो हमारे पास सॉरी आग के साथ, जो आग लग रही होगी ना, मान लो आग इस केस में लग रही थी, अगर जैसे ही यहां पर निकलेगी CO2 तो इसके ऊपर लेयर बना देगी और ऑक्सीजन से इसका सप्लाई कनेक्शन काट देगी। जब ऑक्सीजन से सप्लाई कट जाएगी तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो समझ पाए कि ये हमारे पास सोडा एसिड का एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर है, जो जिसमें कि क्या होता है भाई, अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें क्या होता है, सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है भाई। तो ये इसमें इसके बारे में था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट जरूर करना।